दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और आज इस विषय पे दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं, वो है एमपी सहायक आचार्य जो आपकी भर्ती होने वाली है दोस्तों। ठीक है, 28 जनवरी को पेपर निर्धारित है शायद। ठीक है, इस तरह का मुझे जितना ख्याल आ रहा है तो ना। ठीक है, तो इस विषय पे हम बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इस विषय पे भी मैं आपको कुछ एक बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे ये सिलेबस भेजा और उन्होंने कहा कि सर इस पर आप कुछ वीडियो बना दीजिए, हमें कुछ जानकारी दे दीजिए। ठीक है, तो मेरे पास अभी टाइम था और समय निकाल के दोस्तों मैंने अभी आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें आपको मैं बताने हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा मैं 10 या 12 प्रैक्टिस सेट जो कि आपके इस सिलेबस पर ही आधारित होंगे। ठीक है, इस सिलेबस पर ही आधारित होंगे और कुछ एक जो यहाँ पे इकाइयाँ हैं जो बहुत छोटी सी भी है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन पे मैं बातचीत भी करूँगा और आपके लिए उस पर वीडियोज़ भी लाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरी ओर से अपडेट है थोड़ी सी दोस्तों, क्योंकि एमपी सहायक आचार्य की जो भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका ये स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा शायद। ठीक है, तो इस पर बातचीत करने वाले हैं। और मेरे एक विद्यार्थी ने दोस्तों ये भेजा था मुझे। ठीक है, सिलेबस भेजा था और कहा था कि इस पर आप कुछ बातचीत कीजिएगा। ठीक है, तो इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी भाषा उद्भव विकास और शब्दरूप उसका, तो उसके लिए आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो समय भी बहुत कम रह गया, तो मेरा तो आप मान के चलिए कि मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपकी मर्जी हो, अगर आप चाहो तो आप ये भी मुझसे कह सकते हैं कि सर एक एक यूनिट पे अलग अलग से आप प्रैक्टिस सेट भी लाओ, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि यूनिट 1 हिंदी भाषा उद्भव विकास और उसका स्वरूप की अगर बात की जाए, तो इस विषय पे ही मैं आपको 2 या 250 प्रश्न जो वो प्रश्नोत्तरी और स्तरीय प्रश्न जो वो लेके आऊँगा प्रैक्टिस सेट के, अगर आप चाहो तो। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सब संपूर्ण सिलेबस पर जो है वो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट बनाऊं, तो वो भी मैं बनाऊंगा। और जो जैसे यूनिट 1 है आपकी, ठीक है, इकाई 1 है, इसको तो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, 1.5-2 घंटे की वीडियो हो सकती है। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप क्या क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, किस तरह से कौन से व्याकरणाचार्य ने कौन से क्षेत्र से जो वो कौन से अपभ्रंश के रूप माने हैं। ठीक है, क्षेत्रीय रूप कौन कौन से माने, और विद्वानों के अनुसार भी पूछा जाता है ये। ठीक है, पाणिनि के अनुसार आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जो अपभ्रंश के अन्य हुए जो आचार्य हुए व्याकरणाचार्य जिनको हम कहेंगे, ठीक है, उनके अनुसार अलग अलग से पूछ लिया जाता है। उनकी आपसे ध्वनियों के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कितनी ध्वनियाँ थी, कितने स्वर थे, कितने व्यंजन थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछ ली जाती हैं, तो इन पे हम बातचीत करेंगे और ये एक ही वीडियो में आपके लिए कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, बाकी तो आप स्तरीय पुस्तकें पढ़ रहे होंगे। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, जैसे यहाँ पे लूसेंट लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप, ठीक है, भोलानाथ तिवारी की पुस्तक को पढ़ते, भाषा विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और वहाँ से प्रश्न जो वो बनते भी हैं। ठीक है, संदर्भ पुस्तक की श्रेणी में आप उन पुस्तकों को रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी पुस्तक थी वो। ठीक है, अगर उसको आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी पुस्तक थी। और इस विषय पे दोस्तों एक ही वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होंगे, यानी कि आप मान के चलिए कि 20 के बाद, अगर आपका 28 जनवरी को पेपर है, ठीक है, तो 20 के बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं आपके लिए पहले से ही तैयार करके रखूंगा। ठीक है, 10-12 प्रैक्टिस सेट आपके लिए पहले से ही तैयार होंगे। ठीक है, तो उस पर हम बातचीत करते रहेंगे आगे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज दोस्तों हमने शुरू की थी, वो आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको वो देखनी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदिकाल पे हमने बनाए हैं, भक्ति काल पे बनाए, रीतिकाल, आधुनिक काल को भी हमने कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस सेट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस विषय पे कल से वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप मुझे बताएंगे कि आप पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से पढ़ेंगे, ये आप कमेंट में बताइए। जिस तरह से एक विद्यार्थी ने ये मुझे जो वो प्रश्न पत्र भेजा, प्रश्न पत्र नहीं सॉरी सिलेबस कहेंगे, ठीक है, सिलेबस भेजा था और उन्होंने कहा था कि आप इस पे बातचीत करिए, तो उस तरह से आपके भी प्रश्न अगर कोई हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं हर संभव आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक जो आपकी पहली यूनिट है
मैं इसको बताऊंगा नहीं कि यूनिट एक में क्या क्या है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो इसको एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि छोटी सी तो यूनिट है। ठीक है, बस ये हो सकता है कि 1.5-2 घंटे की ये क्लास हो जाए, 2.5 घंटे 3 घंटे तक भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए अगली जो यूनिट है हमारी हिंदी भाषा के विविध रूप। ठीक है, हिंदी भाषा के विविध रूप, यहाँ से ये भी छोटी सी यूनिट है दोस्तों, ये भी छोटी सी यूनिट है। 1.5-2 घंटे की क्लास में हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो भी पढ़ाने का मकसद होगा वो सिर्फ यही होगा कि आपका रिवीजन कितना हुआ है, आप वो सब चीज़ें देखेंगे, और कुछ एक तथ्य जो वो नए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जुड़ना है और देखना है इनके साथ। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास, तथ्यपरक इतिहास यहाँ पे बात की जा रही है। तो तथ्यपरक इतिहास में अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए अगर आपने रामचंद्र शुक्ल पढ़ ली हो या रामचंद्र शुक्ल रखी हो तो बहुत अच्छी बात है। रामचंद्र शुक्ल के साथ में 1-2 पुस्तकें और आपके लिए कहूँगा कि आपको बच्चन सिंह की पुस्तक रखनी चाहिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और एक इनकी आधुनिक काल से संबंधित भी पुस्तक आती है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1978 जिसका प्रकाशन है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र को भी रखना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक गाइड की तरह काम करेगा आपकी इस हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, तो आपको वो भी रखना चाहिए। ठीक है, अगर ये रख लिया हो तो गाइड की में अगर बात की जाए तो गाइड में आप दृष्टि को भी पढ़ सकते थे। ठीक है, दृष्टि भी पढ़ी होगी आपने। दृष्टि के साथ साथ अगर आपके पास गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की जो पुस्तक है, ठीक है, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, ठीक है, अगर वो भी आपने पढ़ी होगी तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के लिए ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी, अगर आपने पढ़ी होंगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगले पेज की बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास हमारी ये तीसरी यूनिट थी दोस्तों। ठीक है, तीसरी यूनिट हिंदी साहित्य का इतिहास तो ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इकाई 4 है हमारी हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य। ठीक है, हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य, इस पे बातचीत हम करेंगे। ठीक है, भक्तिकाल की साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, सॉरी, भक्तिकाल की प्रमुख धाराएं एवं प्रवृत्तियां क्या हैं। निर्गुण धारा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण धारा, राम भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा। तो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न बनेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही ये इंक्लूड हो जाएगा आपका। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, पहले भी सिलेबस को देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से किसी तरह की कोई है नहीं संभावना। ठीक है, अगर आपने पहले देख लिया हुआ है तो यहाँ पे रचनाएं भी लगी हुई हैं। देखिए यहाँ पे रचनाओं की बात की जा रही है, तो रचनाएं लग सी हैं। कबीर ग्रंथावली संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, साखी पद संख्या 160 से 210 तक। जयसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल। नागमती वियोग खंड आपको लगा हुआ है। ठीक है, नागमती वियोग वर्णन। ठीक है, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस बालकांड, गुरु वंदना है, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्ति में कविता की वंदना, नाम महिमा। तो इन पे हम बातचीत कर लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पे चीज़ें होंगी हिंदी साहित्य के इतिहास में, उस पर हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है, नवधा भक्ति क्या है, इस पे भी हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उस पर हम बातचीत करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उन पे हिंदी साहित्य के इतिहास में बातचीत कर लेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस पे हम जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी उन पे बातचीत कर लेंगे, और बाकी अगर आप भी मुझे बताना चाहो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो उस पर हम बातचीत आगे कर लेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों, हिंदी कविता का रीतिकालीन साहित्य, तो ये भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही आ जाएगा। मुझे नहीं समझ आता कि ये जो वो अलग सी यूनिटें क्यों बनाई हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही आ जाएगा, परंतु इन्होंने रचनाएं जो वो अलग से दी हुई हैं, इस तरह से जो ये अलग इन्होंने यूनिट बनाई हुई है। ठीक है, जैसे बिहारी की, ठीक है, बिहारी सही संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। चयनित 2 असंख्य यहाँ पे बताई जा रही है कि कौन कौन से 2 हैं जो वो यहाँ पे आपको पढ़ने और इनसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इन पे भी बातचीत हम कर लेंगे। उसके बाद घनानंद कविता, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रारंभिक 25 पद आपको लगे हुए हैं। उसके बाद भूषण ग्रंथावली आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, ठीक है, संपादक थे इसके, प्रारंभिक 25 2 हैं। ठीक है, तो इन पे भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगली यूनिट क्या है कि हमारी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल काव्य की बात की जा रही है पहले। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, पृष्ठभूमि है। ठीक है, भारतेंदु युग, उनके प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, उनके साहित्यकार कौन कौन से। ठीक है, और उसके बाद
नई कविता, समकालीन कविता, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, ठीक है। तो नई कविता तक आप ये सारी देख सकते हैं और इस पे प्रैक्टिस सेट पहले से भी बने हुए हैं। उसके बाद रचनाओं की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती के तीर्थ खंड एवं साकेत का नवम सर्ग आपके लिए लगा हुआ है। तो इन सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर हम बातचीत करेंगे दोस्तों अलग से। देखिए भारत भारती से अतीत खंड जो है, ठीक है, 3 खंडों में ये विभाजित। तो भारत भारती का अतीत खंड जो है उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर बातचीत कर लेंगे। साकेत की सामान्य से परिचय हम देखेंगे और साकेत के नवम सर्ग में क्या क्या है इस पे भी बात कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद के कामायनी से लगा हुआ है, चिंता श्रद्धा एवं ईड़ा सर्ग आपके लिए लगे हुए हैं, ठीक है। निराला की राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार, ये कविताएं लगी हुई हैं, ठीक है। तो इन पे भी हम बातचीत कर लेंगे, ठीक है। जितनी भी ये रचनाएं हैं उन सब पे बातचीत हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आधुनिक काल से संबंधित, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा। अब दोस्तों अगली यूनिट की बात कर लेते हैं। अगली यूनिट क्या है हमारी, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और गद्य यहाँ से आधुनिक काल से बना हुआ है, ठीक है। तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास किस तरह से होता है, भारतेंदु युगीन गद्य की प्रवृत्ति एवं प्रमुख रचनाकार कौन से थे, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका का हिंदी गद्य के विकास में योगदान। तो ये तो सरस्वती पत्रिका के इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये कवर हो जाएगा, ये जो टॉपिक है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रचनाएं लग से लगी हुई हैं, ठीक है। तो रचनाओं में देखिए आप, गोदान मुंशी प्रेमचंद का, मानस का हंस अमृतलाल नागर, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। कहानियों में देखिए तो जो एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, उसने कहा था, ठीक है, उसको नशा लगा है जो प्रेमचंद जी की है। पुरस्कार है, तीसरी कसम है, परिंदे है, वापसी है, खोई हुई दिशाएं हैं, कोसी का गठवार है और गदल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे दोस्तों। एक एक चीज़ पे तो बातचीत करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। तो सब ही एक जैसे एक दिन हम उस पर उपन्यास पे बातचीत कर लेंगे, उनमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। आप रिवीजन मान के चलिए मेरी ओर से सिर्फ, ठीक है, कि आपके रिवीजन तक यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि आपको ये गोदान उपन्यास में क्या वर्णित है, ठीक है, उसके तथ्य क्या हैं, जो तथ्य होंगे, जो मेन फैक्ट होंगे उन पे बातचीत की जाएगी, ठीक है। मानस का हंस पे बातचीत होगी, ठीक है, त्यागपत्र पे बातचीत होगी। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। उसकी उसी तरह से निबंध लगे हुए हैं दोस्तों, आपको आलोचना भी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हम अलग से बातचीत करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे अलग से बातचीत की जाएगी हमारी ओर से, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अगला देखिए, काव्य शास्त्र, आपकी यूनिट काव्य शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। तो काव्य शास्त्र तो आप पढ़ते भी आ रहे होंगे पहले से, ठीक है। जब नेटों की तैयारी कर रहे थे, नेट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारियां हम कर रहे थे, ठीक है, तब से हम इसको देखते आ रहे हैं। तो काव्य शास्त्र पे भी हम बातचीत कर लेंगे, सामान्य सी बातचीत काव्य शास्त्र पे भी हमारी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। सामान्य सी बातचीत काव्य शास्त्र पे भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप काव्य शास्त्र के लिए भी निश्चिंत रहिए। एक ही वीडियो में सिर्फ आप जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से बातचीत की जाएगी, ठीक है। तो ये भी इस पे भी बातचीत होगी हमारी। और प्रैक्टिस सेट तो आपको सब इकाइयों पे मिलेंगे। अब बाकी आप ये मुझे बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट किस तरह से चाहिए, आपको संपूर्ण सिलेबस पर चाहिए या एक यूनिट पर चाहिए, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं 300 तक भी जो क्वेश्चन होंगे वो एक एक यूनिट पे लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और स्तरीय प्रश्न रखूँगा मैं। इससे पहले के जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, खुद बनाता हूँ दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। बहुत समय लगता है प्रैक्टिस सेट बनाने में, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट एकदम से बन जाते हैं, ठीक है। अंदर से चीज़ों को खंगालना, ठीक है, स्तर को देखते हुए, ठीक है, तो बहुत दिमाग लगता है, समय लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, अगली हमारी यूनिट क्या है। अगला देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उस पर यहाँ पे बातचीत की गई हुई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो साहित्यकार हुए हैं, ठीक है, आपके इंटरव्यू में भी ये बहुत काम आएंगे। जो विद्यार्थी आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इससे भी, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान देना है इनके संबंध में। तो मध्य प्रदेश का जो हिंदी साहित्य है ही हिंदी साहित्य में ही इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इस पर भी हम बातचीत कर लेंगे, ठीक है। इस पर भी हमारी बातचीत होगी। ये भी कोई बहुत बड़ी यूनिट है नहीं वैसे तो, ठीक है। कैदी और कोकिला, बलिपंथी के लिए, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। पुष्प की अभिलाषा कितनी प्रसिद्ध कविता है, हिंदी की कितनी प्रसिद्ध कविता है। मध्य प्रदेश तो आप छोड़ दीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, ठीक है। तो इनकी तो बहुत ये प्रसिद्ध कविताएं हैं, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन आ गए आपके, ठीक है। मिट्टी की बारात इनकी लगी हुई है आपको, ठीक है।
भवानी प्रसाद मिश्र के सतपुड़ा के जंगल लगे हुए हैं, ठीक है। श्री कृष्ण सरल यहाँ पे उनकी रचनाएं यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे दोस्तों, ठीक है। इन सब चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। जैसे मुक्तिबोध यहाँ से संबंधित है, ठीक है। चंद्रकांत देवताले जी सब संबंधित थे इससे, ठीक है, मध्य प्रदेश से। तो आपको वहाँ से भी देखना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग्य क्या है? रमेश चंद्र साहा आ गया आपके मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी साहित्य जो संस्थाएं कौन सी, साहित्यिक संस्थाएं कौन थी, ठीक है। हिंदी से भी साहित्यिक संस्था यहाँ पे इस तरह से प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इन पे भी हम बातचीत करेंगे दोस्तों, ठीक है। इन पे भी हमारी अलग से बातचीत होगी, ठीक है। तो इस पे भी आप मान के चलिए कि अगर आपको इस पे अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए, आपको अगर पढ़ाया जाए इस पे, तो मैं तो कहूँगा कि 2-2.5 घंटे में आपके लिए यहाँ से बहुत कुछ आपको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। उसके बाद देखिए लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य, ठीक है। यहाँ पे ये जो मध्य प्रदेश का ही है पर्टिकुलर, ठीक है। तो इस पे तो आपको खुद देखना चाहिए, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, तो उनको खुद ही ये देखना चाहिए दोस्तों। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको किस तरह का यहाँ पे मेरी ओर से चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको किस तरह से चाहिए, एक बात ये हो गई, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको किस तरह से चाहिए। दूसरी बात, जो आपके लिए आपको लग रहा है कि ये टफ है हमारे लिए, ठीक है, ये कुछ एक विषय जो वो कठिन आपको जो लग रही हों, तो उस पे भी आप मुझे कह सकते हैं कि सर इन विषयों पे आप अलग से पढ़ाइए, ठीक है। जैसे मैंने 2-3 यूनिटें आपके लिए बताई कि उनको मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिस सेट, और 28 जून अभी बहुत दूर है, ठीक है, 7 तारीखें हुई हैं, तो 21 दिन आप मान के चले कि 21 दिन आपके पास हैं, ठीक है। तो आप अभी मुझे बताएंगे कि प्रैक्टिस सेट किस तरह से आपको चाहिए, ठीक है। संपूर्ण सिलेबस पर चाहिए, एक एक यूनिट पर चाहिए, ठीक है। तो ये अब सब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।